हमने कुछ करना है तो उसके बारे में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना है। मैं अभी आगे भी मैं एक उसी में करना चाह रहा हूँ कि कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ट्रिप करना चाहता हूँ, कि लंबी सफ़र एक जो ऐसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ देखकर डिसेबिलिटी पे। वतन की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान होता है। वतन की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान होता है और हमारे देश का सैनिक हमारे देश की जान होता है। तो जज्बा में आप सबका स्वागत है दोस्तों, और इसके तहत हम सुनेंगे एक जांबाज सिपाही की कहानी, और ये लेकर आ रहे हैं हमारे निजलिंगा जी देवुर। नमस्ते मैम। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, वेलकम। आप अपनी कहानी सुनाएंगे कुछ हमें? जी मैम, सुनाएंगे। जी मैम, मेरे 2013 नवंबर में छुट्टी चला गया था। छुट्टी के दौरान जब कार एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, जी तो आगे कुछ समझ में नहीं आया था ज़िंदगी अभी मेरे कैसा होगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत मैं कोमा स्टेट में चला गया था। शायद 2 या 3 दिन तक मेरे को कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। 3 दिन के बाद होश आया तो फिर परिवार को देखा, तो उस टाइम में तो मेरे को पता नहीं था कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ। तो चलो देखा, अपना पैर वैर सब ठीक ठाक था, तो किसी ने कुछ बताया नहीं था मेरे को क्या हुआ मेरे साथ। ट्रीटमेंट चल रहे थे, आजू बाजू में डॉक्टर्स ही करी थे, परिवार कुछ नहीं था साथ में। तो मैं भी सोचा चलो एक्सीडेंट हुआ तो शायद आगे कुछ 1 साल के बाद तो चलूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ लॉन्ग विकलांग होने वाला हूँ। जी तो मेरा स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गया। उस दौरान मेरा पूरा बॉडी पैरालिसिस हो गया था। तो डॉक्टर ने सर्जरी के बाद बोल दिया कि ना, अब ज़िंदगी में इनका चलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है, चलेंगे नहीं, व्हील चेयर इनके लिए परमानेंट है। तो मैं उस टाइम में हार मान लिया अपने आप को कि अब मेरी ज़िंदगी कैसे होगा। जी तो जो फौज में सोल्जर था, अपने आप को गर्व महसूस करा अभी कि इस व्हील चेयर पर कैसे जीऊँगा। जी तो यही कि अपने आप को इतना मतलब नीचे देखने लगा मैं। परिवार वाला साथ नहीं छोड़ा, और ख़ासकर मेरे वाइफ, जी तो उसका 1 महीने का बच्चा मतलब छोड़ के वो मेरे ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस करने लगी कि कुछ नहीं, मैं हूँ साथ में। उनके साथ उनकी मतलब जज्बा देख के कि उनके लिए जीना अभी मैंने, जी जी वो जो ज़िंदगी था अपना जी लिया, अब उनके लिए जीना है मैंने। तो इसलिए जो मेरे डिसेबिलिटी को मैं अभी मानता नहीं, ठीक है, पहले वो ज़िंदगी जी लिया जो अभी ये ज़िंदगी जी रहा, तो शायद मैं पहले उस टाइम भी ऐसे ज़िंदगी के बारे में सोचा नहीं था। अभी उस ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना, अभी ये मेरे लाइफ है। सब पहला ऐसे था, ऐसे नहीं था मैं। अभी जब बीच में आया हो तो शायद इस ज़िंदगी को मैं देखना है कैसा है। हो गया अभी, जो उसको दोबारा मैं अभी शायद उस मुकाम पे खड़ा तो नहीं हो पाऊँगा, नहीं लेकिन इसी में अपना लाइफ बनाना। जी 2013 नवंबर में जब एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके स्पाइनल कार्ड इंजरी है, आप शायद ज़िंदगी में कभी चलोगे नहीं। तो मेरा दोनों हाथ काम करना बंद था, टोटल बॉडी पैरालिसिस। जी तो खाना भी परिवार खिलाएगी, तो हर टोटली मेरा जो भी नित्य कर्म कर जो होता है सब कुछ मतलब परिवार ही देखना था। तो मैं अपना आपको मतलब इतना मैं वो गीन महसूस करने लगा कि क्या है मेरा लाइफ है, जीना चाहिए कि नहीं। फिर फौज में था, फौज का एक हौसला था कि नहीं, फौजी हूँ, हिम्मत नहीं हारना है, तो इस ज़िंदगी को जी के दिखाना है। इस कारण मैं जीने लगा। अभी यहाँ पर हूँ, तो अभी देख सकते हो कि किस वो हालत हौसला में आपको बीएसएफ ने दिया। BSF ने मेरे को जी दिया जी है। जी सो उसके बाद कहाँ कहाँ आपका मतलब जो ट्रीटमेंट है वो जी हुआ? मैम, मेरा 2013 नवंबर में जब कार एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता नहीं था। मैं एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत मैं मतलब बेहोश था। तो एम्बुलेंस में मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जी तो वहाँ पर तो परिवार वाला को मैसेज पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया था, तो रात को 12 बजे तक परिवार वाला मेरे पास पहुँचे। तो उन्होंने आके देखा, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी इनका बचना मुश्किल है। अच्छा तो आप देखिए, ले जाना चाहते तो घर ले जाइए, या आप अपना
जो करना है। तो घर वाले ने, पिताजी बोला नहीं हम इनको ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, बताइए हमें कोई सजेशन दे। डॉक्टर ने तो, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी मर्जी जो देखो कहीं। तो मेरे को महाराष्ट्र सोलापुर नज़दीक पड़ता है, जी जी। तो बस मेरे पिताजी ने बोला कि हम एक बार ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे, देखते हैं। तो महाराष्ट्र सोलापुर में खाटेकर हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ले गया मेरे को। डॉक्टर ने तो बोला कि 100% तो नहीं दे बोल सकते, मतलब 10% इनके बचने के चांस बताएंगे 100 में। फिर भी डॉक्टर ने बोला हम कोशिश करेंगे, आप अगर परिवार इजाज़त देते हैं तो। परिवार ने बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे, अगर उसके लाइफ में अगर जीना है तो हम कोशिश करेंगे भाई। तो साथ में परिवार वालों ने ऑपरेशन के लिए राज़ी हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी स्पाइनल इंजरी है, अब ये कभी अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएंगे। अच्छा। मुझे तो नहीं बोला गया था, पिताजी को बताया, माँ को बता दिया कि अब ये अपने लाइफ में कभी उठ के खड़ा नहीं होंगे। तो बाद में धीरे धीरे मेरे को बताने लगे कि ऐसा नहीं कि जल्दी बता दिए तो मेरा क्या होगा। तो मेरे को बस वो यही हौसला देते रहे घर वाला, कुछ नहीं तो चलेगा तो चलेगा। 3 साल 4 साल ऐसे बोलते रहे। 4 साल के बाद मैं आपको महसूस होने लगा कि हाँ शायद मैं यही है मेरा लाइफ अभी। उसके बाद सर आप QMTI में कब आए? मैम मैं QMTI में 2021 में आया था। तो QMTI के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। फ़ौज में मैं जब मेरा 3-4 साल के बाद मैं घर से दोबारा फ़ौज ले गया मेरे को, कि उस टाइम पे बेड लेवल पे था मैं अपने BSF ने मेरे को अपनी यूनिट ले गया जी। तो वहाँ पर छोटा मोटा जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे सोलापुर में जो ट्रीटमेंट हो गया था मेरे साथ, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आप लोग को ट्रीटमेंट जो करना था, सर्जरी हो गया, गर्दन पे रॉड लग गया था। जी। तो यूनिट में पहुँचने के बाद यूनिट वाला ने मेरे को, अपना कमांडेंट साहब, अपने जो यूनिट के साथी थे सभी मेरे को मतलब सपोर्ट किया, यूनिट से बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जब 3-4 साल घर में जब था तो पूरा फाइनेंशियल कम हो गया हमारा, क्योंकि मेरे ऊपर इतना फोकस कर लिया परिवार ने। जी जी। जो भी था मेरे को बचाने की कोशिश किया। उसके बाद फ़ौज ने मेरे को फिर मदद किया कि साथ फिर दोबारा मेरे को वापस ले गया यूनिट में। कमांडेंट साहब ने बहुत ही मेरे को ये बोला कि नहीं तुम हो हमारा, हम आपको देखेंगे अभी, ठीक है घर में कैसे था पता नहीं, अभी हमारे साथ अच्छे रहो बस जी। कभी मेरे को तंग, मतलब ये नहीं कि हाँ तुम मेरा हम फौजी जवान हो, तुम मेरा बच्चा हो, ऐसे मतलब बोलते एक थे। परिवार की तरह जैसे आपको मेरे BSF ने सपोर्ट मोटिवेट किया मेरे को कि कुछ जी, नहीं जी। आप जियो आराम से। जी। तो QMTI आने के बाद पहली बार आपने QMTI, क्या हाँ मैम, महसूस किया? QMTI मेरे को BSF से बताया गया कि ऐसा कोर्स है, तुम करना चाहते हो क्या? तो मैं बेड लेवल पे था, मेरे को मतलब बैठ नहीं सकता था मैं। तो मैं बोला सर करना तो चाहता हूँ बहुत कुछ, क्योंकि अभी करूँगा तो ठीक रहेगा मेरे लिए आगे। तो QMTI में ऐसे कोर्स है, आप जाना चाहते हो? मैं ठीक है सर करूँगा। मैं यहाँ पर पहले CHNM कोर्स लेके आया था। इधर आने के बाद मैम मेरा जब इंटरव्यू हुआ यहाँ पर QMTI में, QMTI के अफसर ने मेरे को बोला कि आप कोपा करना चाहोगे? मैंने ठीक है सर, क्योंकि मैं को हार्डवेयर का कोर्स लेके आया था, मेरे को कैसे है पता नहीं था उस टाइम में, क्योंकि मेरा कंडीशन ख़राब था उस टाइम में। तो यहाँ कोपा क्लास के मेरे को उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी मैम। कि किस तरह का प्रशिक्षण उसमें है कोपा में? कोपा में मैम कंप्यूटर हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर कोर्स है, इसमें टाइपिंग, अपना नेटवर्क के बारे में बताया जाता है। हमें इधर आने के बाद भी, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था मैं पहले से भी। इधर मैं शुरू में आके मैं जब इंटरव्यू हुआ था CO साहब का, उस टाइम मैं सर को बोला था सर मैं जो कोर्स करने आया हूँ इसमें इंग्लिश ज़्यादा तो नहीं है? उन्होंने बोला कुछ नहीं, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको शुरू से सिखाएंगे। तो मैं 10वीं जब पास किया था तो बड़ा मुश्किल से पास किया था हमने, एक बार फेल भी हुआ था 10वीं हमने, सेकेंड टाइम पास किया था हमने जी। तो इधर आने के बाद में कैसे इंग्लिश में, अभी इधर सब कंप्यूटर तो इंग्लिश में सीखना है कम से कम, मेरे को तो वो तो आना चाहिए। सो हाँ अफसर ने बोला कि नहीं आपको हम सिखाएंगे। इधर आने के बाद इंग्लिश स्पोकन क्लास चली हमारा, इंग्लिश के साथ साथ हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिले। तो कोपा क्लास कंटिन्यू 1 साल करने के बाद एग्ज़ाम में रिजल्ट भी अच्छा है मेरा। जो 10th में मैं फेल होके आया था, इधर कोपा में मैंने 80% मार्क्स लेके आया। बहुत हाँ मैम। उसके बाद फिर मेरे को बोला कि आप CHNM करना चाहते हो? मैं हाँ, अभी सेकंड कोर्स में CHNM कर रहा हूँ अभी इधर QMTI में। अभी इसका भी एग्ज़ाम है, इस जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जी।
तो होप है इस बार भी अच्छी रिजल्ट लाऊंगा मैं। ज़रूर आएगी सर। आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में आप किस तरह से मतलब आपने दिन बिताए, वो कुछ यादगार लम्हे होंगे बचपन तो के? बचपन के याद तो बहुत ही है मैम, जी कि मैं अपना पिताजी फौज से है मैम, जी, मैं सेकंड जनरेशन फौज में से। ये तो तो मेरे बहुत पिताजी बढ़िया। भी बीएसएफ से ही थे। जी जी तो मेरे पिताजी फौज में थे, तो माँ अपने परिवार मतलब सस मैके में जो माँ के में घर में थे, जी जी। तो हम लोग उधर ही पले बड़े। तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हमने, कोई मतलब इंग्लिश मीडियम से नहीं है। हम्म, तो बचपन ऐसा था हमारा गांव गली का बचपन। तो अच्छा, आजकल मोबाइल आ गया, पहले मोबाइल नहीं था। नहीं था। तो इतना मिट्टी में खेलना, पार्टी से पेड़ से खेलना, हम लोग को खेल कूदने में बहुत मज़ा आता। तो वो आजकल देखते हैं वो बचपन नहीं है हमारा, नहीं रहा, जो हाँ, सब मोबाइल पे डूबे हैं पड़े बच्चे। सही बात है। लेकिन हम लोग को वो बचपन अभी भी याद है कि हमने बहुत कुछ, कभी नदी में खेलने, कभी कुआं में खेलना। जी, मतलब शारीरिक जो हलचल बहुत है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी, फिट जैसे थे बहुत ज़्यादा थी। वो। हाँ, आगे हमें फौज में वही हम लोग को शायद काम आ गया, वही काम आ गई। वह काम आ हाँ, गया। सही बात कही आपने। और कौन से खेल थे जो ऐसे कि आप बहुत खेला करते थे और जिससे कि आपको और प्रेरणा मिली कि आपको बीएसएफ जाना है? मैम बीएसएफ तो पिताजी फौज में थे, हाँ, फौज की थोड़ा बहुत ये था कि हाँ, पिताजी वर्दी पहनते थे, हम भी सोचते थे हम भी एक दिन हम पहनेंगे, भी वर्दी पहने। ये वर्दी पहनेंगे एक दिन हम भी। तो पिताजी बोलते थे बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छे नौकरी करेगा, नहीं तो फौज में भर्ती करवाऊंगा। पिताजी बोलते थे फौज में भर्ती करवाऊंगा, तो हम भी करवा दो, अच्छी बात है, हम भी फौज में गन पकड़ेंगे। फौज की जब गन पकड़ेंगे उस टाइम को सिविल लाइफ में फौज के क्या हमें पता नहीं, बस वर्दी पहनना है, हाँ, एक जोश था। हाँ, और बचपन में तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव गली में जो गिल्ली डंडा खेलना, हाँ, हाँ, गोटी खेलना, तो घर वाला पिटाई करते थे, बोला पढ़ाई कर, क्योंकि पिताजी फौज में थे, माँ अकेले हम लोग को संभालते थे। तो जब पिताजी छुट्टी से आते तो डर लगता था, अभी ये पिताजी आ गया, क्योंकि उन लोग था कि पढ़ो नहीं तो पिटाई पापा आ गया मारेगा, ये डर लगता था। बचपन बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है और बचपन की यादें बहुत अच्छी थी। और आप ये बताएं कि जैसे अब बीएसएफ के लिए कुछ हमारे युवा हैं वो तैयारी करना चाहें तो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? मैं बीएसएफ की तैयारी के लिए बहुत कुछ, अभी नया नया अभी इंस्टीट्यूट खुलने जी लगे। जी, हाँ, हम जब भर्ती हुए थे कुछ नहीं पता था हमें, पिताजी लोग बोलते थे बेटा रनिंग करो, हाँ, अपने आप को फिट रखो, चोट मत लगा लेना, कोई ऐसे गैर कानूनी मत करना कि अपने लाइफ हाँ, में मतलब आगे गैर जाके कानूनी कोई काम नहीं करना। नहीं कि पुलिस केस कुछ हो, इसको हमको पिताजी ही समझाते थे। जी जी, आजकल इंस्टीट्यूट खुल गया, हमें सब कुछ बताने लगे हैं, कितना हमने रनिंग करना है, कैसे हमने वो करना है, हर पर चीज। जो ये आपने शुरू से किया, आप भी भर्ती हुए हैं ना, जो हाँ, नेचुरल तरीके से आपने किया, जी 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 जी, और फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हुआ मैं। सो ये सब होना चाहिए, अपना हाँ ये अपना आप कहना चाहते हैं? थोड़ा बहुत हम फिट रखेंगे अपना शरीर को, जी 30 साल तक हमारा एक होप रहना चाहिए कि हम करना है कुछ। 30 साल के बाद तो चलो अगर जॉब नहीं मिल रहा तो कोई प्राइवेट जॉब ढूंढेंगे। फौज में जाना है तो आपको 30 साल उम्र तक आप अपने आप को उस मुकाम तक ले आओ कि जाना है फौज में, दौड़ो, अपने आप को फिट रखो। या आगे आपको रनिंग, जंपिंग, हाई जंप जो भी करोगे आपको मतलब ये easily सब घर में भी हम तैयारी कर कर सकते सकते हैं, हैं। ये इसके कोई इंस्टीट्यूट के लिए जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अपने आप को घर में फिट करो को, सुबह उठ के सुबह शाम 2 टाइम में आप प्रैक्टिस करोगे जी, तो आपको इजीली हो जाएगा थोड़ा सा। आपने बताया कि फिटनेस कैसे बढ़ाना है शरीर का, और किस तरह से उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से मानसिक रूप से, जैसे हम बीएसएफ है, आर्मी है, जहाँ हमें आना है, मतलब युवाओं को आना है, तो वो अपनी मानसिकता कैसे रख सकते हैं, अच्छी फिट रख सकते हैं? मैम इसमें मानसिकता कैसे है कि हमने कुछ करना है जी, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, जब फौज में जाना है तो फौज के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत है, जो डेली रूटीन क्या हमारा, उसके बारे में फोकस करना है। और थोड़ा बहुत अपने जनरल नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में काम आएगा। जब फौज में आएंगे तो हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, कि आपने क्या पढ़ा है, आपको जनरल नॉलेज ज़्यादा पूछा जाएगा। जी, जो आज की ग्राउंड में क्या चल रहा है हमारा साथ अगल बगल में क्या चल रहा है,
इसके बारे में हमारा एग्ज़ाम पे उस टाइम पे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उसी का बारे में निकाल जाएगा, पढ़ाई उसी का चलेगा अपना। घर से जब दूर जाते हैं और कहीं और हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके लिए हम मेंटली खुद को कैसे फिट रखें, मतलब खुद में कैसे ताकत लाए कि हाँ हमें ये करना है तो करना है, ये हौसला कैसे लाएं? हाँ, हौसला क्या, अभी ट्रेनिंग हमारा 1 साल का ट्रेनिंग होता है। जी वो लोग बोलते हैं ट्रेनिंग हार्ड होता है, हाँ ट्रेनिंग हार्ड नहीं होता, ट्रेनिंग मज़ा से करना होता है, क्योंकि अच्छा। हम लोग का जज्बा होता है कि अब फौज में आ गया, अभी हमने देश सेवा करना है, तो ट्रेनिंग मज़ा से ट्रेनिंग करेंगे। 1 साल ट्रेनिंग ऐसा होगा कि अपने दोस्त यार मिलेंगे बाहर, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के होंगे, अदर स्टेट के होंगे, जी तो सबका उनकी बोल हमारा बोल, मतलब फौज में आने के बाद लैंग्वेज चेंज हो पूरा जाता है, फौजी मतलब लैंग्वेज देश ही हमारे साथ है। हिंदी अलग ही होता है, एक फौजी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। वो हमें अब पता ही नहीं था फौजी लैंग्वेज क्या होता है, फौज में आने के बाद ही सीखा, सभी मिक्स होने के बाद एक लैंग्वेज बन जाता है, पता नहीं हर स्टेट के मिल जाते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति एक हाँ। प्रेम होता है। अभी परिवार तो साथ नहीं रहते हमारे साथ, नहीं अभी जो हमारे फ्रेंड्स है वही हमारा परिवार है। जब मेरे को चोट लगता है तो दूसरा मेरा साथी ही पूछेगा मेरे को, हाँ भाई अब कैसा है तू। परिवार वालों को पता नहीं है क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि हम तो छुट्टी जाएंगे तभी उनको पता चलता है। तो अभी हमारा साथ रहने वाले हमारे परिवार है। आपको ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा कोई किस्सा है आपके जहन में जो कि आपको याद है और जो आपको बहुत प्रेरणादायी लगता है, ऐसा कुछ होता आप ज़रूर सुनाएं हमें। प्रेरणा तो क्या मैम, मैं अपना पिताजी से प्रेरणा मिला मेरे को। जी मैं पिताजी का जब 97 में शायद पिताजी को गोली लगी, अच्छा। कश्मीर में थे। तो उस टाइम में फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। हाँ। तो लेटर आते थे, तो हम छोटे छोटे थे, माँ को लेटर आया कि गोली लगा है। अच्छा। तो फिर दोबारा लेटर डालेंगे माँ, तो फिर वो 15-20 दिन तो लगता था जब वो लेटर पहुँचने में। सही बात है। तो हम छोटे थे, माँ रोती थी, हम तो क्या हो रहा है माँ के साथ। तो पिताजी जब गोली लगे 6 महीने के बाद ऑफिस घर आया, तो उन अपने हिस्सा सुनाने लगे हमें कि ऐसे ऐसे मेरा लड़ाई हुआ, ऐसे मेरे को गोली लगी, तो मेरा साथ वाला ने मेरे को उठाया, मेरे को ऐसा हॉस्पिटल पहुंचाया। तो बोलते थे फौज में सब कुछ है। अच्छा। तो कैसे होता होगा वो लड़ाई, तो एक मन में कि वो जोश हम भी एक बार देखना है। अच्छा, तो ये बात से आप प्रेरणा लेके और फिर आपने बीएससी करना है, हमने नौकरी करना है, पिताजी के जैसा ही करना है। अच्छा, मतलब वो जज्बा, मतलब उनको गोली लगने के बावजूद आपको लगा कि हाँ मैं भी जाऊंगा और मैं ऐसे करूंगा। वो दुश्मन जो पिताजी को गोली मारा थे, हम भी उनके साथ लड़ाई करना है। वो जोश, छोटा का जोश, वो जोश आया आपके अंदर। और कुछ आप कहना चाहेंगे कि जीवन में और क्या प्रेरणादायी था आपके? मेरा मैम प्रेरणादायी वाइफ है। अच्छा। आज जब भी यहाँ बैठा हूँ उसकी मेहनत है जी। 2013 में एक्सीडेंट जब हुआ था, जी जी, तो अपने आप को मैंने इतना मतलब कि अभी लाइफ कुछ नहीं है। वाइफ ने बोले नहीं, मैं हूँ आपके साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। अभी भी वो मेरे को सुबह से शाम तक, मैं बिस्तर से उठाने से लेटाने तक उसी का मदद है मेरा। सुबह नहाने जाना होना तो वही मेरे को मतलब व्हीलचेयर से ले जाना है, बाथरूम छोड़ना है, लाना है, हर चीज़ वही करती है। मतलब बोलते हैं कि मेरा 2 बच्चे नहीं 3 बच्चा है। अच्छा। डिसेबिलिटी होने के बाद सब लोग हार मान जाते कि हाँ अभी हमारी लाइफ कुछ नहीं है। तो मैं देखा मेरा अभी ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे को उठाना पड़ता हर चीज़ में। हाँ। तो ऑटो रिक्शे में बिठाना भी हो तो मेरे को 2 या 3 बंदा चाहिए इस शरीर को उठाने के लिए, तो वाइफ तो उठा नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि क्या मैं अभी कैसे करूँ। मैं फिर अपने दोबारा कार लिया, एक उसको मॉडिफिकेशन करवाया। अच्छा, गाड़ी लिया जी। उसका हैंड कंट्रोल करवा के उसी पे मैंने ऑल ओवर मतलब वेस्ट बंगाल में ड्यूटी किया मैंने। अभी फिलहाल अभी उधर से इधर आया था, तो उसी गाड़ी पे मैंने जर्नी करना शुरू किया, क्योंकि ट्रेन में जाना भी मेरे लिए इतना मतलब वो नहीं था। सही बात क्योंकि परिवार के साथ, मैं वाइफ के साथ जाऊंगा, अभी
हर बार मैं 4-5 बंदे को लेके नहीं जा सकता। हाँ हाँ लेके आना भी हो तो वहाँ से आने के भी फिर घर से बुलाना पड़ता है। इससे मैं सोचा अपने खुद का एक ट्रैवल बना लूँ, तो एक कार को ही अपना मतलब ऐसे कर लिया। तो उसी में मैं जितना भी सफ़र लंबा हो, मैं 3-3 दिन तक मैं उसी कार पे मतलब जर्नी आप खुद ड्राइव करते करता हूँ। मैं कितनी वाइफ बड़ी के साथ, बच्चे के साथ मैं 3 दिन तक उसी गाड़ी पे मतलब ड्राइव करके मैं यहाँ महाराष्ट्र पहुँचा। तो शायद उसी गाड़ी पे मैं मतलब परिवार के साथ आया था मैं इधर KMT में। बहुत बढ़िया सर। मैं अभी आगे भी मैं एक उसी में करना चाह रहा हूँ कि कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ट्रिप करना चाहता हूँ, कि लंबी सफ़र एक जो ऐसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर होगा डिसेबिलिटी सर। पे। हमारी सब टीम की ओर से आपको ये रिकॉर्ड करने के लिए हम जी मैम। गुड लक देंगे और Thank you. आप ज़रूर करेंगे। चलते चलते अब आपसे एक कहना चाहेंगे कि जो भी लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनमें से कई लोग होंगे जो आपकी तरह होंगे, जिनके अंदर कोई अलग अलग डिसेबिलिटी होगी। सो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह जिए? डिसेबिलिटी मैम देखने वालों को नज़र के लिए डिसेबिलिटी, हम डिसेबिलिटी नहीं है, सोल्जर है। जी सही बात है, सोल्जर के लिए कोई डिसेबिलिटी नहीं नहीं है। बहुत बढ़िया बात। क्योंकि जो हो गया हमारा साथ। हाँ बस आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है, हाँ कि उस डिसेबिलिटी को छोड़ना है। हाँ। और इस जीवन में अभी जीने के लिए, और इसमें क्या हमने आगे साधन कर सकते हैं हम इसमें, हाँ इसमें भी कुछ अचीव करके दिखाना है हमने। बहुत बढ़िया। जो ठीक ठाक था, हमने तो देश के लिए लड़ाई करने के लिए भी तैयार थे, तो इस मौका ये में भी एक लड़ाई है। ये भी एक लड़ाई है। हाँ, इसमें भी हम देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे, अपना योगदान देंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों, ये थे निजलिंगा जी दूर, और इन्होंने बहुत कुछ किया है, आपने सुना है उनसे। इसी तरह अगले एपिसोड में मिलते हैं, इसी तरह एक जाबाज सिपाही से। तब तक सुजाता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद।